हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से समझेंगे ये प्रश्नावली 3 है, जो कि कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने उपचयन, अपचयन और संचारण और विकृत ग्रंथिता हम लोगों ने समझ लिया था। आज उसी के प्रश्नोत्तर है आज ये, जो कि प्रश्नावली 3 है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनको हम लोग बढ़िया उत्तर के साथ डिटेल में समझते हैं। और थ्योरी आपने अगर देखा है तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, फिर इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो ये आपका पहला सवाल आपके सामने है, जिसमें से आपका दिया गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये हम लोगों ने क्रियाकलाप में पढ़ रखा है और थ्योरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस कारण से उसका रंग बदल गया था, भूरे रंग का हो गया था, ठीक है, या फिर किसी भी कलर का, ठीक है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। कौन सा हरा विलयन बनाता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, जब लोहे की कील को, लोहे की कील यानी कि आयरन, Fe हमने ले लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट बोला, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, इसको ले लिया। तो इसमें ये क्या करता है, जो आयरन है ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि आयरन जो है वो SO4 के साथ फेरस सल्फेट ये बन गया हमारा, और Cu को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे कि ये अलग हो जाता है। और यहाँ पे बना लेता है सल्फेट का रंग वैसे भी हरा होता है, तो यहाँ पे बना लेता है हरा रंग। क्या बनाता है, विलयन हरा बनाता है, इस कारण से इसका रंग बदल जाता है। तो आपको हिंदी लिख देना है थोड़ा सा 2 लाइन, और ये अगर आप समीकरण आपको याद है तो इसको लिख दे तो और बेहतर इम्पैक्ट डालता है आंसर में, ठीक है। केमिस्ट्री में समीकरण बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर उसमें समीकरण है तो आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, लोहा, तो लोहा आपको ले लेना आयरन, कॉपर सल्फेट बोला तो कॉपर सल्फेट ले लेना है और इसको विस्थापित करा देना है, इससे कॉपर बाहर हो जाएगा, फेरस सल्फेट आपका बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते समझते हैं और क्या होता है। आई होप कि इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 जो हम लोगों ने पढ़ा था से भिन्न द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दे, उससे एक अलग उदाहरण दे देना है, उसका उदाहरण नहीं देना है, एक अलग उदाहरण अपने से ढूंढ करके एग्जाम्पल से देना है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल ये बिल्कुल अलग समीकरण दिया है, इसमें उदाहरण एक अलग से दिया है द्विविस्थापन का, जिसमें डबल विस्थापन होता है। हमने आपको बताया था द्विविस्थापन में इधर भी डबल यौगिक, इधर भी यौगिक होता है, इधर भी यौगिक होता है, सिंगल कोई नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल जैसे AgNO3 है यानी Cl है, ठीक है, तो डबल डबल है। तो इसमें से क्या है कि इसका भी विस्थापित होगा, इससे भी विस्थापित होगा, दोनों विस्थापित होंगे, इसलिए तो 2 विस्थापन नाम है। तो देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है कि विलयन में सोडियम क्लोराइड यानी Cl का विलयन मिलाते हैं तो 2 विस्थापन अपक्रिया द्वारा सिल्वर क्लोराइड, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। क्या कहा, जब हम क्या लेते हैं भाई, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लेते हैं, क्या लेते हैं, AgNO3 का विलयन बोला है तो आपको Aq जरूर लिख देना है, ठीक है, जलीय विलयन। कहा कि इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड यानी Cl, ये भी विलयन है तो Aq लिख देंगे इसमें हम, ठीक है। कहा कि इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया द्वारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ले लेना है, Ag ले लेना है, क्लोराइड यानी Cl ले लेना है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप यानी कि सफेद अवक्षेप यानी सॉलिड प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, सोडियम यानी और नाइट्रेट आपका NO3 था का विलयन प्राप्त होता, विलयन है ये तो Aq लिख देंगे, ठीक है, विलयन है। तो ये चीज हमारा बना, यानी जो आपको परिभाषा याद कर लेना है, ये जो दिया गया उदाहरण, और इसी से आपको डायरेक्ट समीकरण बना लेना है। इसमें कोई संतुलित करने का भी झंझट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी सिंगल सिंगल है तो इधर सिंगल सिंगल ही आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, इसका 2 विस्थापन करा दो, Ag चला जाएगा Cl के साथ, या नहीं चला जाएगा NO3 के साथ, तो ये बन गया हमारा
नया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत ही सरल है, दूसरा प्रश्न, इसमें ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आपको बहुत सिंपल से पूछ लिया है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित अपक्रियाओं में उपचयित और अपचयित, हमने बताया था उपचयित और अपचयित क्या होता है, पदार्थों की पहचान कीजिए। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर करा देता हूँ। उपचयित में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की या तो हानि होगी। ठीक है, अपचयित में क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें यही पूछा है कि पहचान कीजिए किसमें उपचयित हो रहा, कौन अपचयित हो रहा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 4Na+O2 लिखा हुआ है, इधर बन गया 2Na2O बन गया। अब बताइए इसमें पहले सोडियम अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था। ठीक है, यहाँ पे दोनों जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सोडियम में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा तो इसकी वृद्धि हो रही है, तो क्या कहेंगे हम, सोडियम उपचयित हो रहा। क्या हो रहा, सोडियम उपचयित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जबकि ऑक्सीजन की क्या होगा भाई, एक के साथ अगर उपचयित होगा तो दूसरा क्या होगा, अपचयित होगा, तो ये क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। O2 क्या होगा, अपचयित होगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, क्या दिया है, Cu+H2 दिया गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे Cu है, इधर बनाता है Cu+H2O। अब बताइए यहाँ आपका, अच्छा यहाँ पे UO है। ठीक है, बिल्कुल, कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो Cu के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था जो कि टूट रहा है, टूट रहा मतलब इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा था, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा, उपचयित हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी जिसके साथ, उसका उपचयन होगा, जिसमें कमी होगी उसका अपचयन होगा। समझ गए, बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, वही चीज़ें यहाँ भी बता रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें। यह ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। आगे देखते हैं बुक में क्या दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं इसमें प्रश्न के बाद 3 प्रश्न थे हम लोगों ने जिसको सॉल्व कर लिया, इसमें कोई समस्या नहीं थी। और इसमें दिया है आपने क्या सीखा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, आपने क्या सीखा, ये दिया गया। इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समय अपने पास है अभी, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पूरा पाठ का निचोड़ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, 2-2 नंबर की क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये सारांश होता है, पूरा पाठ का होता है, मेन चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाती हैं, तो इसको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या बताता है, अभिकारक, उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को बताता है। कौन सी अवस्था को, भौतिक, रासायनिक नहीं, भौतिक अवस्था को। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं, ताकि अभिकारक, आपको बताया था तीर के जो इधर है ये उत्पाद होगा जो तीर के बाद बनता है राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में बनता है वो अभिकारक होता है, अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है, तो इसीलिए जिससे कि इधर के हमारे क्या है, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या और इधर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो सके, इसलिए क्या किया जाता है, रासायनिक यानी कि समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला है संयोजन अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते। संयोजन नाम में हमने बताया था, संयोजन यानी जुड़ना, योजन यानी योजना यानी जुड़ना। तो संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर बनते। तो आपसे अगर पूछा जाए संयोजन अपक्रिया में डैश डैश डैश
पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, ये आपको भरने के काम आ जाएगा। वियोजन में क्या होता है अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया का विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है। इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसमें नया पदार्थ यौगिक टूट करके 2 अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, सेम विपरीत है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वियोजन अपक्रिया किस अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया है? तो आपसे बताया जाएगा संयोजन, ठीक है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं, यानी कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी वियोजन होता है यानी उत्सर्जन होता है, तो उसमें क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाते हैं। इनको कैसे ध्यान रखें? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में ऊष्माक्षेपी मतलब क्षेपण होना यानी उत्सर्जित होना, समझ गए? बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है उन्हें हम ऊष्माशोषी अपक्रिया, शोषी यानी से अवशोषण, यहाँ पे अवशोषण शोषी सेम मिला हुआ, उत्सर्जन क्षेपी, ठीक है, समझ गए। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अपक्रिया होता है, बिल्कुल सही बात है। तो विस्थापन अपक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है आयनों के माध्यम से, ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, बहुत सही है। अवक्षेपण अपक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण जब होता है तो उसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है जो कि घुलता नहीं है। अपक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। ये यहाँ पे परिभाषा आपकी फिर से दे दिया है जो कि हम लोगों ने वहाँ पे टिक लगा के पढ़ रखा है। तो आपने देखा कि अब बताइए यानी हमने क्या सीखा, में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी है और परिभाषा सटीक परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो अगर वहाँ पे आपकी परिभाषा सटीक नहीं है थ्योरी में, हम लोग जो पाठ को समझा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक परिभाषाएं मिल जाएंगी जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे भी जो अभ्यास का प्रश्नोत्तर, अब इसके नीचे अभ्यास का प्रश्नोत्तर आ गया है, ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। डिटेल प्रश्नोत्तर के साथ हम लोग समझते हैं ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ जाइए SK कोचिंग क्लासेस में और वहां पे हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।